मुद्दा इतना बड़ा था? क्या मनीष इतना बड़ा अपराधी है? यह देखना पड़ेगा। यहां पे बिहार में कई जगहों पे उपद्रव की स्थिति बनती है, वहां पे मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। कई जगहों पे ऐसी स्थिति बन जाती है कि दो समूह आपस में लड़ जाते हैं। न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। बिहार के एक यूट्यूबर की घटना को लेकर के उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा है, इसको आप खास तौर से अगर यूपी बिहार के हैं तो जरूर जानते होंगे। नाम है मनीष कश्यप। उनको अब उनके ऊपर एनएसए लग चुका है। अब इस पूरे केस को लेकर के लोगों में जो उनके समर्थक हैं वो ये देख रहे हैं कि लगातार वो उलझनों में फंसते जा रहे हैं, कानूनी दांवपेच में फंसते जा रहे हैं। अब उनको राहत कहां से मिलेगी, इसको लेकर के दिल्ली के जाने माने एडवोकेट पुरुषोत्तम तिवारी सर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर कानूनी हिसाब से ये किस आधार पर और कहां राहत दिलाने की बात कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर के? देखिए, इस पूरे केस के विषय पे मैंने पहले भी बताया और अभी भी आपको बता देता हूं कि जो प्रकरण किया, जिन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन धाराओं का मैं तो कोई रेलेवेंसी देख नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं कि इन धाराओं का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इनसे अलग हटकर जो अभी महत्वपूर्ण तथ्य है वो यहाँ पे ये है कि मनीष को जब तमिलनाडु लाया गया और इनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो सबसे पहले कोर्ट ने वहाँ के प्रशासन को लताड़ा है, उनको कड़े शब्दों में उनके गतिविधियों को लेकर प्रश्न किया। उसके बाद में 9 बजे रात को कोर्ट खुलवाई जाती है और इनके ऊपर रसूका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या ये क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था और इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के भी राज्य सरकार या राज्य पुलिस एक व्यक्ति को मैक्सिमम 12 महीने तक वो अरेस्टिंग करके रख सकते हैं, वो डिटेन कर सकते हैं। समझने वाला विषय यहां पे है कि अगर उनके ऊपर लगाए गए सभी धाराओं में, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में जो उनके ऊपर इंपोज किए गए थे, अगर उसमें उनके पास कोई साक्ष्य था तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, यहां पे एनएसए लगाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा विषय यहां पे यह है कि क्या मनीष का अपराध इतना बड़ा है कि उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये जो खालिस्तानी मांग करने वाले अमृतपाल जो हैं उनके ऊपर भी ये लगाया गया था। तो उनके ऊपर जब ये लगाया गया तो उसकी पृष्ठभूमि अलग है कि वो मॉब लेकर जाना, उपद्रव की स्थिति पैदा करना, वाकई में ऐसी स्थिति थी तो उनके ऊपर रसूका लगाया गया, एनएसए एक्ट लगाया गया वहां पे, और मनीष के ऊपर भी यही एक्ट लगाया गया है। तो अब यहां पे विचार करने वाला विषय है कि इसकी क्या औचित्य है, यह तय करना होगा लोगों को। दूसरा विषय यहां पर यह है कि आप देखो कि जब आप जिस सेक्शन को लगा रहे हो, अगर उस सेक्शन में आपके पास में एविडेंस होता तो आपको रात को 9 बजे कोर्ट ओपन करवाना और फिर ये सेक्शन लगवाना। खुलते हैं कोर्ट, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो करते हैं इस चीज़ों को लेकर के और अर्जेंट विषय को लेकर के रात को भी कोर्ट चलती है। लेकिन क्या मनीष का मुद्दा इतना बड़ा था? क्या मनीष इतना बड़ा अपराधी है? ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे बिहार में कई जगहों पे उपद्रव की स्थिति बनती है, वहां पे मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। कई जगहों पे ऐसी स्थिति बन जाती है कि दो समूह आपस में लड़ जाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन एक यूट्यूबर के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि विचारणीय तथ्य है यहाँ पे कि आखिर ऐसा अपराध है उसका। ये मुझे लगता है आप सबको सोचना चाहिए और ये बड़ी जगजाहिर सी बातें हैं कि जब आप इस पैमाने पर देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि ऐसे मुकदमे में कहीं ना कहीं राजनीति जरूर इन्वॉल्व है। सर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बात मेरे भी दिमाग में आ रही है कि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम को कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, क्या उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? देखिए, ये तो विषय में नहीं कह सकता कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन शायद ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं सरकार गिरा दूंगा। देखो, मैंने पहले भी कहा था वहां का वोटर है और वहां के वोटर होने के नाते हर वोटर सरकार गिरा भी सकता है, बना भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पहलू यहाँ पे है कि यानी कि हम ये मान करके चले कि अब आज के पहलू में आपके पास में बोलने का अधिकार नहीं है, ये आप समझेंगे इस अधिनियम से। चूंकि आप पत्रकार हैं, आज आप प्रश्न कर रहे हैं, कल होकर के आप भी कहीं पे कोई ना कोई चीज दिखाएंगे तो आपके ऊपर भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि न्यायालय में ये बातें ठहरेंगी भी नहीं
कहीं तरीके से ये चीज़ें बैठती नहीं है ठीक तरीके से, क्योंकि आप मुकदमा दर्ज करते हो कुछ और, आप रशू का लगा करके उसको आप किसी तरीके से अपने कस्टडी में रखने का प्रयास कर रहे हो। तो 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जरूर इस पे सही निर्णय आएगा। सर एक चीज़ और ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से बताएंगे, हमारे व्यूअर भी समझ पाएंगे कि जब उनके ऊपर इसके पहले भी बहुत सारे आरोप लगे थे, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, और उस तरीके से जितनी त्वरित कार्रवाई अभी हुई है, क्या ये इस मौके का इंतजार किया जा रहा था? देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये कार्रवाई करके एक साधारण से यूट्यूबर को बड़ा अच्छा नेता तो बना दिया इन लोगों ने, इस बात को तो कोई भी स्वीकारेगा। अब यहाँ पे समझो कि भाई आप कह रहे हो कि इनके ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज थे। कैसे मुकदमे दर्ज थे, कौन से मुकदमे दर्ज थे, और दर्ज थे तो उन मुकदमों की कार्रवाई में विलंब क्यों हुआ? विलंब हुआ तो हुआ, अभी जिन 153 ए बी, आप ये देखो ना, 468, 471, 505, इन सब सेक्शन में इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद में आप उस मुकदमा, मतलब जो आपके पास अधिकार है, आप उसका दुरुपयोग करते हुए आप किसी के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। खैर, राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उन्हें उचित लग रहा है, इसका जवाब तो वो देंगे। लेकिन जो इसका कानूनी पहलू है, जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उस हिसाब से यह इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इस पर ये सेक्शन लगना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। एक तरीके से ये हमारे बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक तरीके से प्रहार माना जा सकता है इसे, क्योंकि आप किसी के बोलने की स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते। पूरा प्रकरण ही कुछ अलग तरीके का नज़र आ रहा है, राजनीति इसमें दिख रही है। सर अब तो ये भी एक बात हमारे दिमाग में आ रहा है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने उनके पिताजी से जब कोर्ट में उनको राहत मिली तो उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अब उनको क्या लग रहा है कि फ्रीडम टू स्पीच खत्म हो रही है, और खास तौर से उसके लिए जो चौथा स्तंभ माना जाता है? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बड़ी धारणा है लोगों के मन में कि छोटा पत्रकार है, बड़ा पत्रकार है, छोटा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है। ऐसा नहीं है। पत्रकार पत्रकार होता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक विषयों पे चर्चा करता है, पत्रकार है, उसका सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, इस प्रकार की गतिविधि प्रश्नों के दायरे में है। हाँ, प्रशासन को क्या लगा वो प्रशासन जाने, उसका जवाब वो देंगे। उन्हें जो उचित लग रहा है वो अपना कर रहे हैं, उस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं कानूनी पक्ष देखता हूँ, तो कानूनी पक्ष के हिसाब से मुझे लगता है कि इनके ऊपर लगाए गए किसी भी सेक्शन का और इनके द्वारा किए गए अपराध का, इन दोनों का मेल नहीं बैठ पा रहा है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि दो राज्यों के बीच में इन्होंने खाई खींचने का प्रयास किया, दो राज्यों के बीच में इन्होंने शत्रुता उत्पन्न करने का प्रयास किया, जो जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, क्या ये इतना बड़ा, पहली बात तो इसे साबित करने का विषय है, ये कोर्ट में एविडेंस पे जाएगा, ये अलग विषय है। लेकिन क्या जब इतने सारे एविडेंस इनके पास थे तो आपको आवश्यकता क्या थी कि राज्य की उन शक्तियों का प्रयोग करने का जिसमें आपको अधिकार दिया जाता है कि बिना साक्ष्य के आप किसी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं? उसकी क्या जरूरत है फिर आपको? और फिर एक बात और आ जाती है ना सर, कि अगर वो भाग रहे होते तब तो ये देखो, यही विषय यहाँ पे कहना है कि मनीष कश्यप ने ना ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, मनीष कश्यप ने ना ही कहीं भागा, वो सरेंडर किया हुआ है लड़का। और एक सरेंडर किए हुए लड़के के ऊपर जो सार्वजनिक जीवन जीता है, आप एक लड़के के ऊपर उसकी पृष्ठभूमि देखो। एक साधारण परिवार का लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और वो पत्रकारिता में काम करने लगा, एक यूट्यूब चैनल बनाया, अपना काम करने लगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जैसे सारे लोग कर रहे हैं। आप उस लड़के के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। भाई साहब, इतना बड़ा अपराध है तो ये तो कोर्ट में साबित करने का विषय होगा। आप जरूर साबित करेंगे। हो सकता है प्रशासन के पास कुछ ऐसा हो जो आमजन के पास नहीं हो, तो कोर्ट में दिखेगा ये सारी चीज़ें। ये तो सर 10 तारीख को ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और देखो सर, न्यायालय में हम सबका विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे उच्चतम स्थान है और यहाँ से सबको न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट से टाडा भी खत्म हुए हैं सर, और ऐसे रसूखा भी खत्म हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगे हैं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब नाउ दिस इज द सब्जेक्ट टू बी कंटेस्टेड ऑन अ मेरिट। वेट एंड वॉच। सर एक आखिरी सवाल, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको पत्रकार ना मान करके यूट्यूबर मान के संबोधित कर। देखिए, पत्रकार ना मानना या मानना, अब कौन क्या मान रहा है इस विषय पे तो मैं किसी के पक्ष से बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं सर। मैं कानूनी पक्ष ही रखूँगा यहाँ पे। और कानूनी पक्ष के हिसाब से जो मेरा ऐसा मानना है कि देखो, एक यूट्यूबर है, चलो मान लिया यूट्यूबर भी है, तो क्या यूट्यूबर मतलब ऐसे काम करने के लिए अधिकृत नहीं है?
उनके लिए संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। उनको हक नहीं है कि वो अपनी बातें रख पाएँ। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को ही अधिकार है प्रश्न करने का, और किसी को अधिकार है ही नहीं क्या? तो ये कह करके अगर कोई पल्ला झाड़ना चाह रहा है अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखो, समाज में या राष्ट्र में जब भी कभी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जब आपको लगे कि स्पष्टतः चीज़ें गलत हो रही हैं, तो खुलकर बोलना चाहिए, ना कि राजनीति से ओतप्रोत होकर के किसी के समर्थन में या विपक्ष में बायस्ड बयान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जज करना होगा। अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया की तो सर बात छोड़ दीजिए, ये लोग तो अगर मैं टीवी ऑन करूँ आप, तो रोज़ ये लोग भारत पे कभी आक्रमण करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। इनकी तो चर्चा ही छोड़ दीजिए आप। आजकल जो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं ना, यही सत्य की बातें करने लगे हैं सर, क्योंकि इनके ऊपर किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं है। इनको पावर्ड बाई नहीं लिखना होता है, पावर्ड बाई फलाना, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना पड़ता है। तो ये सत्य की बातें करते हैं, और सत्य की बातें लोगों तक आती है, तभी तो भाई साहब किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 10 लाख हैं, सोशल मीडिया पे इतना फेम है। आज देखिए आपकी एक लड़के को अरेस्ट किया गया, और आज उस लड़के के समर्थन में मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा उसके समर्थन में आने लगे। लोग उनके पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न फिर भी वहाँ खड़ा है कि क्या यह जायज़ है कि आप किसी के ऊपर ऐसा आप जो राज्य की शक्तियाँ प्राप्त है आप उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भी है, अगर आपके पास साक्ष्य थे तो उसमें रसूखा की आवश्यकता क्या थी? ये प्रश्न आज भी वहाँ खड़ा है, जो मुझे लगता है कि इसका जवाब माननीय उच्चतम न्यायालय में ही इसकी जवाब मिल पाएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो कुल मिलाकर के इस पे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। कानूनी समझ को आप तक पहुंचाने की कोशिश जो हमारी पैमाइश है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली।